नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पश्चिम एशिया से यह खबर सामने आई है, जहां पर इजरायल ने अमेरिका की मदद से ईरान पर बड़ा हमला किया। तेहरान में धमाके हुए, खामेनेई के ऑफिस के पास स्ट्राइक हुई, 30 ठिकानों को निशाना बनाए जाने का दावा भी किया गया और जवाबी कार्रवाई के डर से इजरायल में सायरन तक बज उठे। क्या यह सिर्फ प्रिवेंटिव अटैक है या फिर बड़े युद्ध की शुरुआत है? क्या अमेरिका की सीधी भूमिका इस संघर्ष को वैश्विक संकट में बदल सकती है? क्या ईरान अब पलटवार करेगा? अगर मिसाइलें दागी जाती हैं तो फिर क्या पूरा पश्चिम एशिया आग के लपटों में घिर सकता है? इजरायल ने एयर स्पेस बंद कर दिया है, स्कूल बंद है, इमरजेंसी लागू कर दी गई है। सवाल यह है, क्या यह सुरक्षा कदम है या आने वाले बड़े खतरे का संकेत? तो फिलहाल ये हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में आता है क्या? क्या संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक शक्तियां अब दखल देंगी इसमें? और सबसे बड़ा सवाल यह भी कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ती चली जा रही है? States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. That this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again. They can never have a nuclear weapon. That is why in Operation... तो इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद दो खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी, डिफेंस एक्सपर्ट, जुड़े हुए हैं और साथ ही अरविंद सिंह तेजावत जी, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं अपने मेहमान का और हमारे साथ दिनेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं और उनसे मैं जानना चाहूंगी कि दिनेश शर्मा जी, अभी जिस तरीके की स्थिति हम देख रहे हैं, अमेरिका इजरायल एक साथ हो चुके हैं ईरान के खिलाफ, क्या वाकई आने वाले समय में ये तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी हम इसे कहेंगे? थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज की तारीख के अंदर किसी प्रकार की आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कुछ अमेरिका करता है वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल ढंग से करता है। जी। देखिए, थर्सडे को जो है ओमान जो है जेनेवा के अंदर जो है मध्यस्थता कर रहा, बातचीत चल रही है और बगैर किसी प्रकार की बातचीत का कोई फल निकलने के बनस्पत जो है इजराइल ने आज अमेरिका के साथ ये मिलकर हमला किया है ईरान के ऊपर, और ये कहते हुए कि ये एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक है। एक फौजी होने के नाते प्री एम्प्टिव स्ट्राइक तब कही जाती है जिस समय आप पूरी तरह से आपको यकीन हो जाता है कि आपका दुश्मन आने वाले दिनों में या आने वाले घंटों में आपके ऊपर किसी प्रकार का हमला करेगा, जिससे कि आपके देश की जान माल को किसी प्रकार का खतरा होता दिखता है, तो आप प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करते। खैर छोड़िए, ये बातें एक तरफ हैं, लेकिन आज की स्थिति में या जिस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है, तो ये एक प्रकार से जाहिर होता है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है इस मिडिल ईस्ट रीजन के अंदर जो है काफी उथल पुथल मचेगी। और एक बात और है कि मैडम, जब कहीं युद्ध होता है तो वो युद्ध जो होता है पर्टिकुलर उस इलाके को ही नहीं प्रभावित करता है, लेकिन साथ साथ जो है वो वर्ल्ड के और लोगों को भी प्रभावित करता है। जिस प्रकार से यमन कहता है कि यमन के जो हूती हैं वो कहते हैं कि हम रेड सी को बंद कर देंगे, या फिर ईरान आने वाले दिनों में अगर वो अपना हार्डबुज का जो वे है उसको बंद कर देता, तो इससे पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है उसका ट्रेड जो है वो अफेक्ट करेगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है पूरा वर्ल्ड के ऊपर इसका अफेक्ट पड़ेगा। अब देखना होगा कि ईरान की तरफ से ऑलरेडी रिटेलिएशन शुरू हो गई है। उन्होंने अपना काउंटर मिसाइल से जो है इजराइल के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया, और आने वाले दिनों में देखना होगा
कि ईरान जो है अमेरिका के जो बेसिस हैं, जो मिडिल ईस्ट के अंदर तकरीबन उनके 9 बेसिस हैं, जिन जिन देशों के अंदर उनके बेसिस हैं, अगर अमेरिका के बेसिस के ऊपर ईरान हमला करता है तो हम्म। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो सऊदी अरब है, कतर है, ओमान है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, तो ये लोग भी जो है युद्ध के अंदर खींचे जाएंगे। तो ये अभी आने वाले दिनों के अंदर देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से स्थिति किस ओर जाती है। लेकिन अभी के चीजों को नजर में रखा जाए तो स्थिति थोड़ी भयानक और डरावनी सी लग रही है। लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर जो बाकी देश हैं वो चाहेंगे कि अमेरिकन बेसिस होने की वजह से उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, लेकिन ईरान चाहेगा सर, कि इसे उन प्रिवेंटिव देशों को अटैक भी। कहना सही होगा या अभी थोड़ा सा इंतजार किया जाए? मैडम अभी थोड़ा इंतजार किया जाए, क्योंकि अभी तो ये आज सुबह से ही शुरू हुआ है। अभी आगे देखना पड़ेगा कि बाकी जो वर्ल्ड पावर हैं, या बाकी जो देश हैं, उनका किस प्रकार का रिएक्शन आता है, रशिया का जी। क्या रिएक्शन होगा, चाइना का क्या रिएक्शन होगा, और बाकी जो, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं इन्होंने इस वर्ल्ड की जो वर्ल्ड ऑर्डर को जो है वो बदल दिया है। आज की तारीख के अंदर किसी प्रकार का इंटरनेशनल कानून जो है, जो ताकतवर देश हैं वो किसी प्रकार का इंटरनेशनल कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। हम्म। यूनाइटेड नेशन जो है वो एक म्यूक स्पेक्टेटर की तरह चुपचाप बैठे रहते हैं, वो कोई एग्जर्ट करते नहीं हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो चाहते हैं कि मैं जो चाहूंगा वही होगा। अरे भाई आप देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर या इंटरनेशनल राजनीति के अंदर, जब आपकी किसी मसले के ऊपर कोई बातचीत चल रही है तो आप बातचीत की आउटकम को भी आने दें, या फिर बातचीत के अंदर जो है दूसरे पार्टनर के साथ जिस समय कोई आपकी नेगोशिएशन होती है, आपके कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ उनकी चिंताएं होती हैं। आप डायरेक्टली कैसे कह सकते हैं कि आप अपना मिसाइल्स प्रोग्राम को बंद करें? ये तो एक प्रकार से ईरान के लिए सुसाइडल होगा। ठीक है। और मेरा एक सैनिक होने के नाते जो मेरी असेसमेंट कहती है कि ये एक प्रकार से जबरदस्ती की जा रही है, और ये कोई, इसको आप लेजिटिमेट नहीं कह सकते हैं कि ये जो इन्होंने हमला किया है ये बेसिकली दे उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। वो ईरान को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वो ईरान की जो इस समय की जो गवर्नमेंट है उसको बदलना चाहते हैं, और अपना जो है एक प्रॉक्सी बिठाना चाहते हैं, जो काफ़ी स्टेटमेंटें दे रहे हैं। जो रजा पहलवी के बेटे क्राउन प्रिंस हैं जो रह रहे हैं, वो बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो हैं ईरान के साथ सांस्कृतिक, हिस्टोरिकल और हमारे इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। तो ईरान के अंदर अगर शांति रहती है तो हमारे लिए भी ये एक फायदे की बात होगी। हमारे वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, और अभी जो है इस समय जो हैं कई हमारे जो हैं धार्मिक यात्री जो हैं वहाँ पर गए होंगे। हमारे लिए ठीक। भी एक चिंता का विषय है कि हमने अपने नागरिकों को वहाँ से सुरक्षित निकालना है, और आने वाले दिनों में देखते हैं कि स्थिति किस बिल्कुल। तरफ को जाती है। जी मैडम। बिल्कुल सर। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अरविंद सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद सर, एक सवाल जो ये जहन में आता है कि जो स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं ईरान की, और ऐसे में अमेरिका की एंट्री के बाद से क्या हम ये समझ सकते हैं कि अब ये सीधी अमेरिका की जो भूमिका देखी जा रही है ये पूरी तरीके से वैश्विक संकट में भी तब्दील हो सकती है? जरूर वैश्विक संकट में तो तब्दील होगी सुरभि जी। इसका कारण ये कि जितने भी जो इंपीरियलिस्ट कंट्री है वो दुनिया को हमेशा से खतरे में डालते रहे हैं, चाहे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर हो या उससे पहले की दुनिया हो। और वर्ल्ड ऑर्डर तो चेंज हो चुका है। ये तो 90s के डिकेड के बाद ही तय था कि ये जो पूरी विश्व व्यवस्था है वो अमेरिकी वर्चस्व की होगी। जी। अमेरिका ने इन 3-4 डिकेड्स में ताकत ली है, और 3 डिकेड्स में उसने ताकत ऐसे ली है कि इराक को लूटा। इराक की लूट से जो पैसा आया, बाकी दुनिया में जो इंटरेस्ट थे बाकी कंट्रीज के, उसको उन्होंने रोका और अपने इंटरेस्ट सर्व किए, जिसमें ईरान से भारत की जो गैस पाइपलाइन को लेकर जो डील होने वाली थी, या चाबहार पोर्ट में भारत जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था, ये तमाम चीजें थी जिसके लिए अमेरिका ने रोका। अमेरिका ने लगातार अपनी ताकत बढ़ाई, वो आर्थिक हो चाहे सैनिक हो, और उसने बहुत ही प्लानिंग से रूस की ताकत को कमजोर किया, यूक्रेन से उलझाकर, और चीन को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाया। उसके कारण चीन और रूस आज दोनों ही ताकतें कुछ नहीं कर पा रही है। और उसके बाद में
यह पूरी तरीके से इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ने अभी ईरान पे जो हमला किया है, वो वाकई मुझे लगता है कि दुनिया के इतिहास में काफी बड़े और दूरगामी परिणाम लाएगा। और हमें यह भी मालूम था कि इजराइल अकेला इस लड़ाई में नहीं जा सकता था, जैसा कि आपने अभी प्रीवियस स्पीकर साहब से भी पूछा। तो यह सच बात है। कारण ये कि अगर इजराइल ही केवल हमला करता तो ये पूरा अरब इजराइल लड़ाई में तब्दील हो जाता, और ऐसे में अमेरिका के लिए कोई नैतिक साहस नहीं होता बाकी जो वेस्ट एशिया के कंट्री है उनको समझाने के लिए। अब दोनों ही देशों ने एक बहाना ढूंढा और उन्होंने ईरान पे हमला कर दिया है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। सर, सुरभि लेकिन जी। ऐसे में जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत का स्टैंड क्या कुछ रहेगा इस समय में, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि अमेरिका के साथ में भी हम रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम ईरान के साथ में बहुत पहले से भारत का रिश्ता मजबूत रहा, बीच में उतार चढ़ाव हमने देखे, लेकिन उसके बाद भी हम ये देखते हैं कि आज भी कोशिश की जाती है कि उन पुराने रिश्तों को दोबारा से जीवित किया जा सके, एक बार फिर उसी मजबूती के साथ ईरान के साथ हम वो दोस्ती को कायम कर सके। और ईरान भी वो भरोसा दिखाता है, जताता है कि वो दोस्ती होनी चाहिए, और उस पर अगर हम स्टैंड लेते हैं तो इजराइल इधर नाराज हो जाए, क्योंकि इजराइल से भी इन दिनों संबंध भारत के बहुत अच्छे हैं। तो भारत का इस वक्त स्टैंड क्या हो सकता है, इसको लेकर भी ये जानना जरूरी हो जाता है कि अब भारत का कोई भी अगला एक कदम उसके लिए भी तो एक पूरा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। सुरभि, मैं बहुत ही एक कड़वा सच बोलना चाहता हूं जी और वो ये है कि स्टैंड जो होता है वो ताकतवर देशों का होता है। जी और भारत का स्टैंड इसलिए नहीं हो सकता है कि अमेरिकी ताकत और भारत की ताकत में एक बड़ा फर्क है। भले ही हम चाहे कितना भी यह सुने या भारत को कितनी भी मजबूती देने की कोशिश करें, पर 3 और 50 का जो फर्क होता है वही अमेरिका और भारत की ताकत में है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या बहुत सारे दूसरे क्षेत्र। हमारे यहाँ पे गरीब लोग, अगर एक लंबी लड़ाई में हम पाकिस्तान के साथ चले जाते हैं तो भारत के अंदर महंगाई से लेकर तमाम चीजें इतनी खराब हो जाएगी कि जिसको कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल होगा। इसलिए राय तो उन देशों की होती है। बाकी अगर भारत का स्टैंड जहां तक बात कर रहे हैं तो भारत का स्टैंड तो यह होना चाहिए था कि जैसे चीन और जैसे रूस अमेरिकी हमले का विरोध कर रहे हैं एकदम खुले तौर पर, भारत को भी वक्त करना चाहिए। कारण ये कि जो इंडियन इंटरेस्ट हैं वो बहुत बुरी तरीके से सफर कर रहे हैं। और वैसे ही इजराइल की दोस्ती एक छलावा, हम बार बार इस विषय पे बात करते रहे हैं और हमें मालूम है कि जो वेस्ट एशिया में हमारे जितने इंटरेस्ट फैले हुए हैं सर, उतना आप छलावा हमारा कह रहे हैं, लेकिन इजराइल हम सर्व दूसरी नहीं तरफ कर देख पा रहे रहे। हैं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए भी थे, 2 दिनों का उनका वो दौरा रहा और किस तरीके से उनकी मुलाकात हुई। हमने ये देखा कि इजराइल के साथ वो संबंध बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। आप कह रहे छलावा है, तो हम किस और फोकस करें, ईरान के साथ में दोस्ती मजबूत करने की, या फिर ईरान के अलावा हम इजराइल पर ज्यादा फोकस करें? देखिए, लॉन्ग टर्म में तो हमें वेस्ट एशिया के साथ ही जाना पड़ेगा। वेस्ट एशिया खाली ईरान नहीं है, और इसका कारण यह है कि जो अमेरिकन इंटरेस्ट है वो इंडियन इंटरेस्ट से क्लैश करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं, जो इराक से हम पेट्रोलियम खरीदते थे, अमेरिका ने हमें वो बंद करवाया। वेनेजुएला से जो हम पेट्रोलियम खरीदते हैं वो बंद करवाया। डॉलर पे हमारी डिपेंडेंसी है वो काफी भयानक है। अभी जो ट्रेड डील हुई और उस अमेरिका ने जो टैरिफ जो हम पे लगाया और जो फाइन इंपोज किए, जो खासकर रशिया से पेट्रोलियम खरीदने के लिए, वो हमारे खिलाफ था। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी को लेकर जो स्ट्रेटेजिक फ्रीडम होती है उसके खिलाफ अमेरिका जाता है। पाकिस्तान को जो सपोर्ट करता है वह अमेरिका करता है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको हमारे साउथ ब्लॉक में बैठे हुए लोग जानते हैं, पर साउथ ब्लॉक में बैठे हुए लोग ये भी जानते हैं कि अभी अमेरिका के खिलाफ कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। जब बड़ी ताकतें घबरा रही है तो फिर हम तो वाकई अभी तो हमारे सपने हैं, अभी तो हमारी तमाम उम्मीदें हैं, हम आगे का एक दुनिया देख रहे हैं और अपने आप को एक ताकत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भारत का बोलना ठीक नहीं है। पर यह सच है कि इजराइल से जो दोस्ती है वह अमेरिका के दबाव में है, और इसका कारण कहीं ना कहीं एक वो कॉरिडोर भी है जिसके जरिए भारत इजराइल के जो हाइफा पोर्ट है उसके जरिए आगे जाना चाहता है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो 1 या 2 डिकेड के बाद में हमें वेस्ट एशिया के साथ ही आना होगा। हमारे लंबे कामगार हैं वहां पे, हमारे जितने भी बेरोजगार हैं वो वहां खप सकते हैं, जिनको वहां पे बहुत सारी जॉब और वो तमाम चीजें मिल सकती है। भारत इन देशों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल प्ले कर सकता है क्योंकि वी आर गुड इन टर्सरी सेक्टर। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं जो हमें सोचना होगा। ठीक है सर, अब मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन एक बार फिर से
अब मैं कर्नल साहब के पास जाना चाहूँगी। दिनेश सर, एक सवाल ये भी है कि अभी हमने सुना कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने तेहरान छोड़ दिया। वो वहां से निकल गए ताकि उन्हें किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचे, लेकिन वो इस बात का जिक्र करते रहे कि अंत तक ये लड़ाई तो जारी रहेगी, चाहे कुछ भी हो, घुटने टेकने को हम तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि जिस परमाणु हमले का हवाला बार बार हमें दिया जाता है, और अगर हम न्यूक्लियर पावर में तब्दील अपने आप को करना चाहते हैं तो तकलीफ क्यों हो रही है, चाहे बात हम डोनाल्ड ट्रंप की करें या फिर नेतन्याहू की करें, क्योंकि नेतन्याहू ने भी इस पर ऑब्जेक्शन किया था कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर पावर अपने आप को घोषित कर दिया तो फिर सबसे पहले खतरा हमें बनता है। यहां हम देखते हैं कि इजराइल और अमेरिका मिलकर के अटैक करने की बात कहता है, हमले शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में अब ईरान के पास ऐसी क्या मजबूत स्थिति दिखाई देती है कि वो अभी भी उस चीज पर अड़ा हुआ है? क्या उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि उनका देश किस तरीके से धीरे धीरे तबाह होता चला जा रहा है, और डिफेंस सेक्टर के लिहाज से भी कितनी मजबूत स्थिति में इस वक्त ईरान दिखाई देता है इजराइल के सामने? देखिए मैडम, कुछ ये पूरी बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा जो है हमें पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। खैर वो लंबी हिस्ट्री हो जाएगी। देखिए साहब, ऐसा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो सबसे बड़ी जो इस समय होड़ लगी हुई है कि मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर कौन बनता है। ईरान चाहता है कि मैं बनूं मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर, उस तरफ सऊदी अरेबिया चाहता है। अब आप थोड़ा सा देखिए कि 79 आयतुल्ला खुमैनी के आने से पहले ईरान और इजराइल के बीच में बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध थे, अच्छा ट्रेड होता था, और इवन जो इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने ही ईरान की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग दी है। अचानक ही 1979 के बाद आयतुल्ला खुमैनी के आने के बाद जो है संबंध खराब हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पैलेस्टीन का मुद्दा उठाया, मुस्लिम वर्ल्ड को अपने पीछे लगाना था। तो ये हो गया एक तरफ की है, एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहता था। अब अमेरिका का इसके अंदर से ये इंटरेस्ट है कि अमेरिका और ईरान के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। ईरान हमेशा से कहता है कि अमेरिका जो है वो बड़ा शैतान है और इजराइल जो है वो छोटा शैतान है। तो इस प्रकार से अमेरिका के जो इंटरेस्ट होते हैं वो सफर करते हैं, और अमेरिका चाहता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो है उसका एक कोई ना कोई पुलिसमैन या कोई ना कोई ऐसा कंट्री होना चाहिए कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो है उसकी इंटरेस्ट को या उसकी पावर को जो है बरकरार रख सके, और उसके लिए उसे इजराइल को सपोर्ट करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट आ जाता है ईरान के बारे में, जो मैडम आपने सवाल पूछा। देखिए साहब, ऐसा है कि कोई भी स्वतंत्र देश, हर देश की अपनी संस्कृति होती है, अपनी इज्जत होती है, अपना एक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक प्रकार की वो ताकत के रूप में पहचाना जाता है। लेकिन अगर ईरान इतने 1979 के बाद से ही वो इतने सैंक्शन को झेल रहा है, उसके देश के अंदर जो है इस प्रकार की गड़बड़ी फैलाई जा रही है, इसका मैं सत्यापन तो नहीं कर सकता हूं कि इजराइल द्वारा या बाहर के वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा, लेकिन वो फिर भी टिका हुआ है। यस, उनके ऊपर जो है सैंक्शन लगने की वजह से जो है वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस को इतना डेवलप नहीं कर पाया, लेकिन उसके पास जो उसकी ताकत है वो है उसके मिसाइल सिस्टम, जो कि अच्छा है, और प्लस उसके पास उसका जो है ड्रोन सिस्टम जो है वो भी आला दर्जे का है। वो भी अच्छी तरह से जो है मिडिल ईस्ट के अंदर जो है लोगों अपने दुश्मनों से रक्षा कर सकता है और काउंटर अटैक कर सकता है। लेकिन अगर आज की परिस्थितियों में देख ले, अगर आप मिलिट्री पावर की बात करते हैं तो ईरान जो है वो उसकी मिलिट्री पावर जो है इजराइल और अमेरिका से बहुत पीछे है। लेकिन मिलिट्री पावर के मिलिट्री या कोई भी वेपन सिस्टम जो होता है मैडम, वेपन के पीछे मैन बिहाइंड द गन जो होता है वो मैटर करता है। आप किसी को भी अच्छे से अच्छा वेपन सिस्टम दे दीजिए, लेकिन अगर उसको वो चलाने वाले की विल पावर नहीं है, चलाने वाले के अंदर वो कमिटमेंट नहीं है, तो उस वेपन सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है। ईरान के अंदर कमिटेड उनकी आर्मी है, उनके जो रिपब्लिकन गार्ड्स हैं कमिटेड हैं, और ये नहीं है कि वो चुपचाप ही जो है सरेंडर कर देंगे अमेरिका और इजराइल के बारे में। वो पूरी तरह से लड़े हैं। सुबह से अभी तक की जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स आ रही हैं, ईरान ने जो है इजराइल के ऊपर जो है अपना मिसाइल्स अटैक लॉन्च किया है। उसके साथ साथ जो है उन्होंने अपने जो भी उनके पास अवेलेबल फाइटर बॉम्बर्स हैं उनको एयरबॉर्न किया है। एक प्रकार से ये मैसेज दिया जा रहा है, चाहे वो अमेरिका है या इजराइल है,
कि हम जो है रिटेलिएट करेंगे, कब ठीक है। करेंगे, कितना करेंगे, कब वो ईरान की जो मिलिट्री पावर है वो डिसाइड करेगी। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में, जहाँ अभी हाल ही के आने वाले समय के अंदर अगर आप ये समझते हैं कि अमेरिका और इजराइल जो है जी सर। ईरान को बिल्कुल घुटने पर ले आएंगे, जो सरेंडर करवा देंगे, हम्म। तो ये थोड़ा सा बहुत जल्दी होगी। अब देखते हैं किस प्रकार से सिचुएशन डेवलप करती है और किस ठीक। प्रकार से जो है बाकी जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। और यहाँ मैं एक पॉइंट अपने दोस्त अरविंद साहब ने जो कुछ भी बोला है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। देखिए साहब, मैडम आपने पूछा था कि भारत का रुख क्या होना चाहिए। अरे भाई, भारत का रुख तो हमारा पिछले 70 साल से बहुत क्लियर है कि हम किसी भी सिचुएशन को हम नहीं डिसाइड करते हैं कि ये विलेन है और ये हीरो है। हमारा सेम मकसद रहता है कि कोई भी मामला जो है उसको जो है बातचीत के द्वारा सुलझा लिया जाए। ठीक है सर। अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब जो है इसराइल में विजिट किए हैं, जी। तो वहां भी उन्होंने कहा कि पैलेस्टीनियों का जो है उन्हें अपना हक जो है इज्जत के साथ मिलना चाहिए। जो भी डिफरेंसेस होते हैं उनको आपस ठीक है, में लौट रही हूँ मैं सर। बातचीत से कर लेना जी। चाहिए। जी मैडम। जी, लौट रही हूँ मैं सर आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, तो वो ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि ईरान ने यूएई पर हमला कर दिया और ईरान ने मिसाइल से यूएई पर अटैक किया है। यूएई में अमेरिकी बेस पर ईरानी हमला हुआ है। बहरीन में ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला किया और बहरीन में सायरन की आवाज इस वक्त लगातार गूंज रही है। और एक बार फिर से अपने मेहमानों का हम रुख करेंगे। अरविंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी हमने कर्नल साहब को सुना। अरविंद जी, ऐसे में जब हम इन स्थितियों पर खासतौर पर फोकस करते हैं, किसी भी देश के बीच में जब युद्ध होता है तो हम देखते हैं कि आमतौर पर अगर कोई पिसता है तो वो है आम जिंदगियां, हम और आप जैसे लोग। तो ऐसे में जो प्रभाव उन जिंदगियों पर पड़ेगा, अगर यहाँ से तख्ता पलट के लिए चाहे ये लड़ाई हो, चाहे ये युद्ध सिर्फ पावर को प्रेजेंट करने के लिए कि एक देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने ये जाए कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, लेकिन इस बीच में उन लोगों का क्या जो आम लोग हैं? देखिए, इसमें दो तरीके की राय है। जैसा कि जो शाह रजा पहलवी है और उनके जो उत्तराधिकारी जो क्राउन प्रिंस है, उन्होंने ये कहा है कि दरअसल जो ईरान के लोग हैं उनको खामनेई साहब की सत्ता के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए और अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। तो ईरान के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो अमेरिका के इस हमले को सपोर्ट कर रहे हैं, पर इसके अलावा एक ईरान में बड़ी तादाद उन लोगों की है जो खामनेई साहब के साथ है। खासकर उनकी आईआरजीसी है, वो उनको लेकर काफी ज्यादा वो है। और यह बात सच है श्रुति जी, हमने कई बार इस बारे में बात भी की है कि यह वर्चस्व की लड़ाई है। और यह बात अलग है कि ये वर्चस्व की लड़ाई का जो मुहाना है, जो प्लेटफॉर्म है, अभी वो ईरान बना हुआ है। पर इसके बाद में हमें पता है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई है और उसमें जो चीन का इन्वेस्टमेंट है वो खतरे में पड़ा है। रूस जो वर्चस्ववादी व्यवस्था के खिलाफ और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो बात करता था, वह व्यवस्था खतरे में पड़ी हुई है। भारत एक बहुत बहुध्रुवीय विश्व की बात करता है, वह व्यवस्था खतरे में पड़ी हुई है। तो ये वर्चस्व की लड़ाई है और ये एक लंबी लड़ाई है जो आगे आने वाली दिनों में दुनिया का नक्शा तय करने वाली है कि सबसे ताकतवर कौन, क्या एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था होगी या वो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था होगी, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की चलेगी या अमेरिका की चलेगी। तो सुरभि जी, पूरा मामला यही है। ठीक है, लेकिन अरविंद सर, एक सवाल ये भी होता है कि जब हम देख रहे हैं कि बार बार अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि कैसे अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल दिखा सके, कहीं वो तेल के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहा है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किसी के पावर को कमजोर दिखाने के लिए, कमतर आंकने के लिए वो बार वो धमकियां दे रहे हैं, वो टैरिफ तक इम्पोज कर दे रहे हैं कि अगर आपने हमारी बात नहीं माने तो हम टैरिफ इम्पोज कर देंगे। सर, लेकिन इस स्थिति में किसी भी सरकार को चला पाना, क्या आपको नहीं लगता कि उस देश के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है? ये लॉन्ग टर्म प्लान उनके लिए भी साबित नहीं होगा? डोनाल्ड ट्रंप अपने पैरों पे कहीं कुल्हाड़ी मारने का काम तो नहीं कर रहे, क्योंकि हर कोई अब ये कोशिश तो करेगा कि एक ही से दब करके हम कब तक रहेंगे, कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव रास्ते तो तलाशे जाएंगे फिर।
बिल्कुल, और यही वजह है कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो ट्रम्प साहब का विरोध कर रहे हैं। और मेरे साथ कुछ अंग्रेजी मीडिया चैनल के यहाँ पे जो पैनल शेयर करने वाले जो रिपब्लिकन पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो तक ट्रम्प साहब का विरोध कर रहे हैं, जो उन्हीं के पार्टी के हैं, जो वहां की प्रतिनिधि सभा में हैं। तो इसका कारण ये कि अमेरिका में एक काफी बड़ी संख्या उन लोगों की है जो ये चाहते हैं कि ट्रम्प की जो नीतियां हैं वो अमेरिका विरोधी हैं। बिल्कुल और सही। इसका कारण भी आप समझिए, क्योंकि एक लंबे समय से अमेरिका जब जब जहां जहां वह जमीन पे उतरा है, जिसको हम बूट ऑन ग्राउंड्स बोलते हैं या फुट ऑन ग्राउंड्स बोलते हैं, तो हमने देखा है कि वहां से अमेरिका को भागना पड़ा है। अफगानिस्तान, वियतनाम, एक लंबी फहरिस्त है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना होगा कि अमेरिका अगर ईरान से अब उलझ रहा है, तो जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं और यहां तक कि खुद ईरान के अंदर उसको आने में बरसों लग जाएंगे। और अभी ईरान ने अपना डिफेंस का जो पूरा मामला इतना अच्छे से व्यवस्थित कर दिया, जो बातचीत हो रही थी दोनों देशों के बीच में, उस समय का उपयोग करके उसने अपने यहाँ पे शेल्टर्स को दुरुस्त कर दिया है और उसने पूरी तैयारी कर दी है। उसको पूरा पता है कि ठीक है सर। हवाई हमले में हम बचेंगे नहीं, जी। और हमें जब जमीन पे आएंगे तो हम अमेरिकन को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने ये लगभग तय कर रखा है। अभी यूती है जिसके पास रॉकेट लॉन्चर तक है, वो हॉर्मुज ठीक है स्ट्रीट सर। वो स्ट्रेट को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। ठीक जी, है, क्योंकि सुरभि समय जी। का अभाव है और इसी वजह से अभी फिलहाल हमें आपको धन्यवाद करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात को रखने के लिए। और अमेरिका इजराइल का ये जो हमला है, इससे ईरान दहल रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं। इस युद्ध का अंजाम क्या होगा, इसके लिए इंतजार जरूर करना होगा। यहाँ रुक रहे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।